जय हिंद मित्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। मित्रों, हम इसमें पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उभय अपघटन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और रेडॉक्स अभिक्रिया। साथ ही साथ हम संक्षारण तथा विकृत गणिता के विषय में भी गंभीर अध्ययन करने वाले हैं इस वीडियो में। मित्रों, यह कक्षा 10वीं का विज्ञान चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का इसका पार्ट नंबर 3 है। यदि आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको आप जाकर जरूर देख लें, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं समय को ध्यान में रखते हुए वीडियो को आरंभ करते हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर नए उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से आपको हम इसे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। यानी कि ऐसी अभिक्रिया, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हो जिसमें कि दो या दो से अधिक अभिकारक हो, यानी कि जिसमें दो या दो से अधिक यौगिक हो या तत्व हो, वो मिलकर किसी एक ही उत्पाद का जब निर्माण करे तो उसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो मित्रों, आइए हम इसका एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे और गहराई में समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस प्रकार है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि एग्जाम्पल क्या है कि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हम पाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हमको ऊष्मा ही मिलती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो यौगिक हैं, पहला है कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा है जल। जब इनको आपस में हम अभिक्रिया कराएं तो हमें उत्पाद के फलस्वरूप केवल एक ही यौगिक मिला जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम अपनी बोलचाल की भाषा में बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। और मित्रों, अब हम आइए एक और देखते हैं एग्जाम्पल जो कि इस प्रकार है। तो जो एग्जाम्पल है आप देखिए, एग्जाम्पल ये है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, जल बनता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि दो यहाँ पर हैं, यानी यहाँ पर दो एलिमेंट्स के अणु हैं, आपस में मिलकर एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। आपको मैं और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि आखिर अभिकारक किसे कहते हैं। तो आप जो आप तीर देख रहे हैं ना, आप ये जो तीर देख रहे हैं, रुकिए आपको बता रहे हैं और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं अच्छे से। आप जो ये तीर देख रहे हैं ना, देखिए, तो इस तीर का जो लेफ्ट वाला पोर्शन में जितने भी तत्व या यौगिक होते हैं उसको हम बोलते हैं अभिकारक, और इस वाले पोर्शन में जितने भी तत्व या होते हैं यौगिक उसको हम बोलते हैं उत्पाद। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को संयोजन अभिक्रिया के विषय में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आइए रासायनिक अभिक्रिया के एक और टाइप्स के विषय में अध्ययन करते हैं जो कि इस प्रकार है। मित्रों, देखिए यहाँ पर यह है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होता क्या है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और इसे हम अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें कि एकल अभिकर्मक, यानी कि जिसमें केवल एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। अभी तक हमने पढ़ा था कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। यहाँ पर हम उसका जस्ट उल्टा पढ़ेंगे कि केवल एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो हम ऐसी अभिक्रिया को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो मित्रों, हम वियोजन अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल पढ़ने से पहले हम इसके 3 प्रकार का अध्ययन करेंगे जो कि इस प्रकार है। मित्रों, आप देख सकते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? पहला आपका है ऊष्मीय वियोजन। तो देखिए, ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, यानी कि वह अभिक्रिया, यानी कि आप ये भी लिख सकते हैं कि वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कि जो आपका होता है अभिकारक वो ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है या अपघटित हो जाता है, उसको हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। आइए हम इसका कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से और इसे स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मित्रों, इसका जो एग्जाम्पल है आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। जब इसको हम ऊष्मा देते हैं
तो क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो अभिकारक था इसमें केवल एक ही यौगिक थे और जो उत्पाद में हमको 2 यौगिक मिले हैं, अतः हम ये कह सकते हैं कि यह एक वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, यहाँ देखिए आप देख सकते हैं ये FeSO4 है, ये आपस में जब इसको ऊष्मा देते हैं तो क्या मिलता है, Fe2O3 SO2 प्लस SO3। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर केवल एक यौगिक है, ये ऊष्मा देने पर ये टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में टूट जा रहे हैं, अतः यहाँ पर भी वियोजन अभिक्रिया हो रही है। मित्रों, आइए हम इसके एक और प्रकार के विषय में अध्ययन करते हैं जो कि इस प्रकार है। मित्रों इसका जो प्रकार है, आइए देखिए इसका प्रकार ये है, इसे हम बोलते हैं प्रकाश अपघटन। मित्रों इसका नाम क्या है, प्रकाश अपघटन। ये क्या होता है, तो आप लोग जान जाइए कि प्रकाश अपघटन आखिर कहते किसे हैं। तो प्रकाश अपघटन जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है, यानी कि जब वियोजन अभिक्रिया यानी जब अभिकारक सूर्य के प्रकाश के माध्यम से अपघटित होता है या 2 से अधिक उत्पाद में टूटता है, तो हम ऐसी अभिक्रिया को हम अपघटन, तो ऐसी हम अभिक्रिया को हम प्रकाश अपघटन कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो इस प्रकार है, ये है सिल्वर क्लोराइड, यहाँ पर है हमको मिल रहा है सिल्वर, यहाँ पर मिल रहा है क्लोरीन। तो यहाँ पर आप देखिए जब हम सिल्वर क्लोराइड पर जब सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो यह तो सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। मित्रों इसको आप बैलेंस कर लीजिएगा, मैं बैलेंस के विषय में इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। जो मित्र हमारे नहीं देखे हैं तो वो जाकर देख सकते हैं, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए हम और पढ़ते हैं आगे आपका है विद्युत अपघटन। क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई यौगिक है, उसमें जब हम उसके जब जलीय विलयन में हम जब विद्युत धारा को जब प्रवाहित करते हैं तो वह 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, तो हम ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया। इसका जो एग्जाम्पल है कि जब हम जलीय विलयन में तो विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में यह अपघटित हो जाता है, अतः यह एक विद्युत अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। अभी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अपघटन अभिक्रिया के तीनों परिभाषा, क्या तीनों प्रकार के विषय में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मित्रों आप देखिए आगे कौन सी अभिक्रिया है। आगे अभिक्रिया आपकी है विस्थापन, जिसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो प्रश्न उठता है कि विस्थापन अभिक्रिया हम किसे कहते हैं। इससे पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि विस्थापन अभिक्रिया को हम डिस्प्लेसमेंट अथवा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसका जो परिभाषा क्या है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं और स्वयं स्थान ग्रहण कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पर ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रिया जब हो रही हो जिसमें कि अधिक क्रियाशील जो तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करते हैं, यानी कि उसके यौगिक से हटा देते हैं। आइए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो मित्रों एग्जाम्पल ये है आपके सामने, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम 2 एग्जाम्पल है, इससे हम इसको और स्पष्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए ये है आयरन, ये है कॉपर सल्फेट। तो ये जब आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो आपको ये पता है कि जो आपका आयरन है ये कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। आप लोगों को सक्रियता श्रेणी में जितने तत्व होते हैं आपको वो सीरियल नंबर से आपको इसे याद करना पड़ेगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको याद कर सकते हैं, ये आपके धातु और अधातु वाले चैप्टर में दिया है, आप वहाँ से इसे अच्छे से याद कर सकते हैं। तो देखिए मित्रों
आपको मैंने बताया कि आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, अतः यह कॉपर सल्फेट के यौगिक से कॉपर को विस्थापित कर देगा, यानी कि कॉपर को हटाकर वो स्वयं स्थान ग्रहण कर लेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉपर सल्फेट बन जा रहा है फेरिक सल्फेट, और ये कॉपर यहाँ देखिए यहाँ पर आ गया। तो अतः यह एक विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इसी प्रकार आप इसको समझ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे अभी तक। यहाँ देखिए, यहाँ पर जिंक है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट है। यहाँ पर देखिए जो जिंक है ये कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, अतः यह जो जिंक है ये कॉपर सल्फेट के यौगिक से कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है और वह स्वयं स्थान ग्रहण कर ले रहा है। अतः यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यह एक प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन अभिक्रिया है। आइए हम रासायनिक अभिक्रिया के एक और प्रकार के विषय में अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, प्रकार कुछ इस प्रकार है। आप यहाँ पर देखिए, इसको हम जूम कर दे रहे हैं थोड़ा सा। अब चौथा जो प्रकार है रासायनिक अभिक्रिया में वो आपका है उभय अपघटन अभिक्रिया। तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसकी जो स्पेलिंग है DOUBLEDECOMPOSITION तो आइए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं यह क्या होता है। यहाँ पर क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया। आप यहाँ पर समझिए कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है यह सब परिभाषा में कॉमन है, क्योंकि हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के विषय में बात करेंगे। अतः हम सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया को बताना हमें आवश्यक है। हमें क्या कर रहे हैं कि ऐसी जो रासायनिक अभिक्रिया हो जिसमें कि अभिकारक जो होता है, इसके जो यौगिक होते हैं, इनके आयनों में आदान प्रदान हो। ठीक है, तो इनके आयनों में जब आदान प्रदान होगा तो वहाँ पर हम कहेंगे कि यह एक उभय अपघटन अभिक्रिया है। तो आइए हम इसी एग्जाम्पल के माध्यम से और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देखिए क्या है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो इनके आयनों का आदान प्रदान हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हमें प्राप्त होता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। मित्रों, यहाँ पर दो है, आप इसके विषय में संशय में तो मत होइए। मैं रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित करते हैं इसके विषय में विस्तार से अपने इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में अध्ययन की हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड जब आपस में अभिक्रिया करता है तो सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट मिलता है। यहाँ पर भी आयनों में आदान प्रदान हो रहा है, अतः ये एक उभय अपघटन अभिक्रिया है। अब मित्रों, हम इसके नए प्रकार के विषय में अध्ययन करेंगे। इसका नाम आप यहाँ पर देख रहे होंगे, नाम है इसका ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी। मित्रों, आपको मैं बताना चाहता हूँ मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अभिक्रिया आपको मैं जो बताना चाह रहा हूँ मित्रों, इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसी में कन्फ्यूज जाते हैं। तो मित्रों, हम ऊष्माक्षेपी को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक और ऊष्माशोषी को बोलते हैं एंडोथर्मिक। तो आप नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा ऊष्माक्षेपी यानी क्या है, मतलब कि ऊष्माक्षेपी मतलब कि जिससे ऊष्मा तो निकले, और ऊष्माशोषी मतलब क्या होता है? ऊष्माशोषी यानी कि ऊष्मा का जिससे शोषण हो, यानी कि ऊष्मा को जो शोषित करे। तो यहाँ पर हम समझते हैं, सबसे पहले हम समझेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी आपको प्राप्त हो। आइए इसका जो एग्जाम्पल है वो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, यह है मेथेन, जिसकी होती है सूत्र CH4। जब मेथेन को जब हम जलाते हैं तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा हमें प्राप्त होती है, अतः यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है मित्रों, आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए मित्रों, आगे हमको क्या पढ़ना है? आगे इसका एक और प्रकार है जो कि आप देख रहे होंगे, यह है कार्बन। कार्बन के कई रूप होते हैं, उसमें से यह है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट को जब हम जलाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और हमें 94 यहाँ पे ऐसी कुछ समथिंग है,
इसके विषय में कुछ डाउट है आप इसको अपने बुक में से देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ है, यानी जब वेरीफाइड को जब हम जलाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। तो इसलिए यह जो अभिक्रिया है यह भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। मित्रों आप इसके विषय में बुक से कन्फर्म कर सकते हैं, ये बुक में छेड़ दिया गया है, आप वहाँ से इसको कर सकते हैं कन्फर्मेशन। अब मित्रों हम आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, ऊष्मा शोषी यानी कि वह जो ऊष्मा का शोषण करे, यानी कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो, यानी कि जिसमें हमें अभिक्रिया कराने के लिए, अभिक्रिया संपन्न कराने के लिए हमें ऊष्मा बाहर से देनी पड़े। जैसे देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है नाइट्रोजन ऑक्सीजन, जब आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है यह बाहर से 45 किलो कैलोरी ऊष्मा का अवशोषण करता है। तो मित्रों अब हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया के विषय में। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन और अपचयन अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन। तो सबसे पहले हम समझेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो और किसी पदार्थ में ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि हो और किसी पदार्थ में हाइड्रोजन में कमी हो, यानी हाइड्रोजन किसी यौगिक से निकल जाए और धन विद्युतीय अवयव में भी कमी हो। तो अगर यहाँ पर इसमें से कोई भी घटना घटी है किसी अभिक्रिया में तो वहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया उसे हम बोलते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर है मैग्नीज ऑक्साइड और हाइड्रोजन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चलिए आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, मैग्नीज क्लोराइड, क्लोरीन और जल बनता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है इसमें, यानी ऑक्सीजन जाके ये HCl वाले में मिल जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ हमने क्या बताया था कि ऑक्सीजन का योग हो, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जाके इसमें से तो मिल जा रहा है, तो यहाँ पर स्पष्ट है कि यहाँ पर भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे अभिक्रिया जो घट रही है वो है उपचयन अभिक्रिया। ये क्या होता है, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का संयोग हो और ऑक्सीजन में कमी हो और ऋण विद्युतीय अवयव में कमी और धन विद्युतीय अवयव में वृद्धि, तो वहाँ पर हम बोलते हैं कि यह एक अपचयन अभिक्रिया है। आइए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो एग्जाम्पल आपके सामने स्पष्ट है कि ये है कापर क्लोराइड और ये है कापर। जब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बनता है कापर क्लोराइड, ठीक है ना। तो इसको आप बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखने की कोशिश करिए, जो क्लोरीन है इसका क्या हो रहा है, जो ये वाला जो क्लोरीन है जाके इसमें मिल जा रहा है, यानी कि इस वाले यौगिक से क्लोरीन का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, यानी कि ऋण विद्युतीय अवयव का कमी हो रहा है। आइए मित्रों हम अपचयन अभिक्रिया को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यह है जिंक ऑक्साइड, ये है कार्बन। चलिए आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। आपको हमने बताया था कि अपचयन में क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस वाले यौगिक में से ऑक्सीजन की कमी हो रही है और यहाँ सारा जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे आके कार्बन में मिल जा रहा है, अतः यह एक अपचयन अभिक्रिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो मित्रों आप समझिए कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों संपन्न हो एक साथ साथ, तो उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए, यहाँ पर है कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पर है हाइड्रोजन।
आपस में जब ये अभिक्रिया करते हैं तो कॉपर और जल बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉपर है, कॉपर का जो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, इसका जो ऑक्सीजन है ये यहाँ से हटकर इसमें मिल जा रहा है, यानी कॉपर ऑक्साइड में से जो इसका ऑक्सीजन में की कमी हो रही है। जो ये यौगिक है आपका कॉपर ऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन की हो रही है कमी और यहाँ वाला ऑक्सीजन की तो यहाँ मिल जा रहा है। तो अतः यहाँ वाला जो ये है ये एक अपचयन अभिक्रिया है। आप पढ़े थे कि उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कि ऑक्सीजन में तो वृद्धि। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, इसका उल्टा है कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। यहाँ पर तो हाइड्रोजन में कोई ऑक्सीजन था नहीं ना, लेकिन जब ये वहाँ पर गया तो वहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि होने लगी। अतः यहाँ पर उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों संपन्न हो रही है। अतः हम कह सकते हैं कि यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। आइए मित्रों, हम आखिरी 2 टॉपिक के विषय में अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। जो टॉपिक आपके सामने देखिए ये है उपचयन का प्रभाव। क्या कि हमारे दैनिक जीवन में उपचयन का क्या पड़ता है प्रभाव। तो हमारे दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सी अभिक्रिया होती रहती है जिसमें धातुओं का संक्षारण एवं खाद्य पदार्थों का विकृत गंधीय हो जाना सामान्य बात है। ये उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव से होता है। उपचयन अभिक्रिया के प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला कौन सा है, संक्षारण। ठीक है, तो हम समझते हैं कि संक्षारण क्या होता है। तो संक्षारण होता है, आपको बता रहे हैं, यह है संक्षारण। तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई धातु अपने आसपास हवा, जल, नमी, अम्ल के संपर्क में आकर उसके सतह का होता है कमी होता है, यानी कि उसका जो सतह होता है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है, यानी उसका होने लगता है ह्रास होने लगता है। तो वहाँ पर हम बोलते हैं कि यह संक्षारण की क्रिया हो रही है। इसका एग्जाम्पल क्या है, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना। आप लोग देखे होंगे कि यदि जो चांदी के जो आभूषण होते हैं, यदि उसे काफ़ी लंबे समय तक जब पहना जाता है तो उसके जो काली परत जो चढ़ जाती है, ये उपचयन के प्रकार ये जो होता है चांदी पर जो काली परत चढ़ती है, ये उपचयन के प्रभाव से ही होता है। ठीक है मित्रों, और एग्जाम्पल इसका ये है कि आपका तांबे के ऊपर हरा परत चढ़ जाना। तांबे के ऊपर जो हरा रंग का जो परत चढ़ जाता है, यदि उपचयन संक्षारण की प्रभाव से ही होता है। और लोहे पर जंग जलाना, ये भी संक्षारण का भी उदाहरण है। तो प्रश्न उठता है कि इससे कैसे बचाव किया जाए। तो मित्रों, आपका ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आता है एग्जाम में कि संक्षारण से क्या बचाव कर सकते हैं। इसकी कोई तो 2 विधि लिखिए। तो पहला विधि आप वहाँ पर ये लिखेंगे कि धातु की सतह पर पेंट करके मिश्र धातु बनाकर अन्य धातु की परत चढ़ाकर, ये है संक्षारण से बचाव के तरीके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे। जो टॉपिक आपका अगला है वो है विकृत गंधिता। इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेंसिडिटी। ये क्या होता है, खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा के ऑक्सीकरण से उसके स्वाद तथा गंध का बदल जाना विकृत गंधिता कहलाता है। इसे रोकने के लिए प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट्स पदार्थों का उपयोग करते हैं। इसका एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है, आप लोग देखे होंगे अक्सर। एग्जाम्पल है, पानी तथा पनीर को लंबे समय तक खुला रखने पर विकृत गंधिता, अर्थात उसका जो स्वाद होता है वो चेंज हो जाना, वो हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं यह महक रहा है, यानी इससे जो गंदी स्मेल आ रही है। तो जो होता है, यानी कि आप देखे होंगे कि यदि हम पनीर को जब लंबे समय तक रखते हैं खुले में तो उससे एक अजीब तरीके की बदबू इसमें आने लगती है। तो यह विकृत गंधिता के कारण होता है। तो आखिर इसके उपाय क्या हैं, इसके भी उपाय हैं। आपको उपाय अपने परीक्षा में जब आ जाएगा तो आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा। उपाय क्या है आपको बताते हैं। उपाय है आपका कि उपाय ये है कि खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में रखना। खाद्य पदार्थ जैसे आलू, चिप्स आदि के पैकिंग में ऑक्सीजन को हटाकर उसके स्थान पर नाइट्रोजन भर देते हैं। और खाद्य पदार्थों को पके हुए भोजन के सूर्य के प्रकाश से बचाकर रखना। यह किसी भी हमारे जो खाद्य
पदार्थ होते हैं उसको विकृत गंधीय होने से बचाने के ये कुछ उपाय हैं। ये एग्जाम में आते रहते हैं मित्रों अतः आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।